राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल आनंद बिहार नर्सिंग। तो अगली क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सेल डिवीजन। सेल तो हम लोग पढ़ चुके थे, अब देखेंगे कि सेल किस तरीके से डिवाइड करता है। तो अब बात आया कि सेल डिवीजन किस लिए होता है, सेल डिवीजन क्यों होता है, तो व्हाट इज द पर्पस। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पर्पस ऑफ सेल डिवीजन। क्या पर्पस है सेल डिवीजन करने का, तो क्या है, हमारे जैसे कोई इंजरी हो गया, हमारे बॉडी में इंजरी है, उसको क्या करने, रिपेयर करने के लिए क्या है, सेल डिवीजन वहाँ पे जरूरी है। ठीक, जैसे इंजरी में क्या, जैसे बर्न हो गया, किसी कोई पेशेंट है वो बर्न से सफ़र कर रहा है, और वहाँ पे उसको स्किन प्रॉपर आने के लिए, तो स्किन भी क्या एक सेल है, तो वहाँ पे क्या है, उसको इंजरी से उसको रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए, उसको सेल डिवीजन होना चाहिए। फिर क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए हमको क्या चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, और क्या है, हमारा रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, सेल डिवीजन चाहिए। तो मेनली क्या है, रिपेयरमेंट के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए क्या चाहिए, सेल को डिवाइड होना होता है। ठीक, यहाँ तो हम लोग देख लिए इसका पर्पस। अब देखेंगे कि सेल डिवीजन क्या होता है। सेल डिवीजन क्या है, व्हेन सेल इज डिवाइडेड। क्या होता है, जब एक सेल से दो सेल, जैसे यहाँ एक सेल है, इससे दो सेल बना, या फिर इससे क्या बना, 4 सेल बन गया, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेल डिवीजन कहेंगे। हम लोग क्या कहेंगे इसको, सेल डिवीजन। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ सेल। सबसे पहले हम लोग टाइप ऑफ सेल डिवीजन से पहले हम लोग देख लेंगे कि टाइप ऑफ सेल बेस्ड ऑन सेल डिवीजन। ऐसे तो हमारे बॉडी में बहुत टाइप के सेल हैं, जैसे कि हिपैटिक सेल, न्यूरॉन सेल, मस्कुलर सेल, कार्डियक सेल, तो इस तरीके से बहुत सारे सेल हैं। लेकिन इसको मेनली हम लोग डिवाइड करे हैं 2 पार्ट्स में। एक होता है हम लोग का सोमेटिक सेल और दूसरा होता है गेमेटिक सेल। यानी कि जो जिसके पास, सोमेटिक सेल कहने का क्या मतलब है, जिसके पास क्रोमोसोम का नंबर, जिसके पास क्या है हमारा क्रोमोसोम का नंबर, क्रोमोसोम क्या है, जिसके पास 2n है, यानी कि जिसके पास क्रोमोसोम 2n है। हमारे बॉडी में, ह्यूमन सेल में, बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, कितने, 23 पेयर, या बोले तो 46 क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में होते हैं। अलग अलग प्लांट्स में या फिर एनिमल में अलग अलग होते हैं, लेकिन बॉडी में कितने होते हैं, हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या होते हैं, ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर होता है और 46 क्रोमोसोम होता है। ठीक, वहीं अगर गेमेटिक सेल का बात करें तो इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है, हमारा n होता है। यानी कि इसमें 2n है, तो इसमें क्या होता है, n होता है। और ये हमारी बॉडी में जितना भी सेल है, सारा सोमेटिक सेल है, एक्सेप्ट क्या, जो एक्सेप्ट हो जाएगा वही हमारा गेमेटिक सेल होगा। एक मेल में और एक फीमेल में, मेल में हमारा क्या है, स्पर्म। मेल का स्पर्म गेमेटिक सेल में आता है और फीमेल का ओवम किस में आता है, गेमेटिक सेल में। मेल में बस एक ही गेमेटिक सेल स्पर्म पाया जाता है, और फीमेल में एक ही गेमेटिक सेल ओनली ओवम पाया जाता है। बाद बाकी हमारे बॉडी में जितना भी सेल है वो क्या है, सोमेटिक सेल। जैसे कि एग्जाम्पल में हिपैटिक सेल कहाँ पे पाया जाता है, हमारे लीवर में। लीवर से रिलेटेड जितना भी वर्ड है उसमें हिपैटिक लगा होगा। ठीक, उसके बाद आता है हमारा कुफर सेल किस में पाया जाता है, हमारे लंग्स में। उसके बाद क्या है, हमारा कार्डियक सेल, इसमें कहाँ पाया जाता है, हमारे हार्ट में। इसी तरीके से जैसे कि न्यूरॉन सेल कहाँ पे पाया जाता है, हमारे ब्रेन में। तो ये सब, और बाकी जितना भी सेल है हमारे बॉडी में एक्सेप्ट क्या, ये गेमेटिक सेल जो है, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम, बाद बाकी इसको छुड़ा करके हमारे बॉडी में जितना भी सेल है सारा क्या है, सोमेटिक सेल है। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन, क्या, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन कि कितने टाइप के होते हैं सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन मेनली 2 टाइप के होते हैं, बेस्ड ऑन क्या, क्योंकि हमारे बॉडी में भी सेल 2 टाइप के होते हैं, एक सोमेटिक और गेमेटिक, इसलिए सेल डिवीजन का भी प्रोसेस इसमें 2 टाइप का होता है। एक होता है माइटोसिस। तो टाइप ऑफ सेल डिवीजन कितने होते हैं, 2 टाइप के, क्योंकि यहाँ पे सोमेटिक सेल और जेमेटिक सेल हमारे बॉडी में 2 अलग अलग टाइप के सेल हैं, इसलिए टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन भी 2 टाइप के हैं। एक माइटोसिस डिवीजन और दूसरा है हमारा मियोसिस डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन का और अदर नेम क्या है हमारा, इसको कहते हैं सोमेटिक सेल डिवीजन। उसके बाद इसको और क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डिवीजन। उसी तरीके से मियोसिस डिवीजन को हम लोग क्या कहते हैं, गेमेटिक सेल डिवीजन। उसके बाद इसको और क्या कहते हैं हम लोग, डायरेक्ट डिवीजन। तो टाइप ऑफ सेल कितने टाइप के होते हैं हमारे बॉडी में, सोमेटिक और गेमेटिक। उसी बेस पे सेल डिवीजन भी 2 टाइप का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। इसमें एक निमोनिक की तरह अगर कंफ्यूजन कभी कभी होता है, तो माइटोसिस में यहाँ पे 2 होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा हमारा, इसमें 2n होगा। और मियोसिस है तो मियोसिस आधा ही इसका हो जाता है, तो ये इसको और क्या कहते हैं, रिडक्शनल डिवीजन।
रिडक्शनल डिवीजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब ये सेल डिवाइड करता है तो उस स्टार्टिंग में इसके पास 2n होता है, स्टार्टिंग में भी इसके पास 2n होता है, लेकिन जैसे ये डिवाइड करता है तो इसके पास n नंबर ऑफ क्रोमोसोम बचता है, यानी कि क्रोमोसोम क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, तो इसलिए रिड्यूस हो जाता है, तो इसलिए इसको क्या बोले हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोले। तो ये तो था हमारा क्या? सेल डिवीजन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट माइटोसिस डिवीजन से कि माइटोसिस डिवीजन क्या होता है। तो माइटोसिस डिवीजन के बारे में अगर देखें तो माइटोसिस डिवीजन का कितना टाइप होता है? दो फेज में ये क्या होता है? डिवीजन करता है। एक पहला होता है हमारा इंटरफेज, क्या होता है? इंटरफेज, और एक होता है एक इंटरफेज, दूसरा होता है हमारा एम फेज। एक होता है हमारा इंटरफेज, दूसरा होता है हमारा क्या? एम फेज। अगर बात करें इंटरफेज को तो इसको और क्या बोलते हैं हम लोग? इसको प्रीपरेटरी फेज भी कहते हैं, प्रीपरेटरी फेज, इसको क्या कहते हैं? प्रीपरेटरी फेज भी कहते हैं। और एम फेज को इसको हम लोग माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज। इंटरफेज का बात करें अगर देखें तो ह्यूमन सेल, एक बार इसको देख लेते हैं। ह्यूमन सेल क्या है? उसके सेल डिवीजन में टोटल 24 आवर लगता है, यानी कि एक सेल डबल होने में कितना टाइम लगता है? उसको 24 घंटे का समय, यानी कि एक दिन का समय लगता है, जिसमें कि अगर इसको कैटेगराइज करें, यहाँ पे डिवाइड करें इंटरफेज और एम फेज में, जिसका कि 23 घंटा सिर्फ क्या इंटरफेज ले लेता है, और बाद बाकी बस 1 घंटा क्या होता है? 1 घंटा में हमारा एम फेज क्लियर हो जाता है, यानी कि सबसे बड़ा फेज हमारा इंटरफेज होता है, उसके बाद एम फेज होता है। सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग कौन होता है? इंटरफेज। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इंटरफेज का कितना फेज है। तो इंटरफेज में टोटल हमारा 4 फेज होता है। एक होता है G0 फेज, एक होता है हमारा G0 फेज, दूसरा होता है हमारा G1 फेज, ठीक, और यहाँ पे हमारा तीसरा होता है S फेज, और चौथा होता है हमारा G2 फेज। तो हमारा जो माइटोसिस डिवीजन है, इसमें देख लिए कि इंटरफेज और एम फेज होता है। ह्यूमन सेल में टोटल 24 घंटा में क्या होता है? सेल डिवाइड करता है, जिसमें कि 23 घंटा इंटरफेज, जिसको कि प्रीपरेटरी फेज भी कहते हैं, और 1 घंटा क्या होता है? माइटोटिक डिवीजन में, माइटोटिक फेज में लगता है, जो कि 1 घंटे का होता है। इंटरफेज को फिर से 4 फेज, इंटरफेज में टोटल 4 फेज होते हैं। टोटल कितने फेज होते हैं? 4 फेज, G0 फेज, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G0 फेज को हम लोग रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज। G0 फेज को क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज। G1 फेज को क्या कहते हैं? बताएंगे क्यों कहते हैं इसको। चलिए इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। G0 फेज को रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि कभी कभी इसमें क्या होता है? G0 फेज में कभी सेल, ये क्या होता है? G0 फेज में सेल डिवाइड होने के लिए इस फेज में आता है। जैसे कि कोई भी सेल है, अब वो उसको लग रहा है कि हमको डिवाइड होना है, तो वो सबसे पहले किस में आता है? G0 फेज में। यहाँ पर आने पे अगर उसका मन किया कि हमको डिवाइड नहीं होना है, तो वो क्या होता है? इस फेज में आकर के फिर वापस चला जाता है ओरिजिनल सेल में। ठीक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यहाँ पे बस वो एक लाइन में खड़ा हो जाता है कि यहाँ पे हमको क्या होना है? अब आगे जाना है सेल डिवीजन में। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होता है, बस वो एक आकर के रो में खड़ा हो जाता है कि हमको डिवाइड होना है। ठीक, जैसे कि हम लोग बात करें न्यूरॉन सेल, उसको तो डिवाइड होना ही नहीं है, तो वो क्या होता है? वो सेल डिवीजन के लिए आएगा, लेकिन वो G0 फेज में आया और वो देखा कि हम न्यूरॉन फेज क्या होता है? न्यूरॉन सेल मैच्योर हो जाने के बाद फिर से डिवाइड नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमारे ब्रेन में अगर चोट लगता है तो वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है, क्योंकि जैसे कि लिवर हो गया, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन लिवर सेल में होता है, और स्टमक सेल में भी होता है, स्किन, हेयर वगैरह सब में सबसे ज्यादा सेल डिवीजन होता है। लेकिन जैसे जो न्यूरॉन सेल है, उसमें सेल डिवीजन, एक बार न्यूरॉन सेल मैच्योर हो गया तो क्या होता है? उसका सेल डिवीजन नहीं होता है। तो उसी तरीके से अगर न्यूरॉन सेल है वो रेस्टिंग फेज में आया और वो क्या है? वो फिर से वापस चला गया। जैसे मान लीजिए अगर लिवर सेल है, वो G0 फेज में आया, यहाँ इसको सेल डिवाइड होना है, फिर G1 फेज में गया, G1 फेज के बाद S फेज में, उसके बाद G2 फेज में। ठीक, तो G0 फेज को इसलिए रेस्टिंग फेज कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आकर के कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है, बस ये यहाँ पे आता है ताकि वो सेल डिवीजन करे। फिर नेक्स्ट है हमारा G1 फेज। क्या है हमारा G1 फेज? G1 फेज को हम लोग कहते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस, प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। इसको और G1 फेज को क्या कहते हैं? प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। क्यों कहते हैं प्री डीएनए सिंथेसिस फेज? क्योंकि S फेज में हमारा क्या होता है? डीएनए डबल होता है, लेकिन ये क्या होता है? ये डीएनए सिंथेसिस के पहले का फेज है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्री डीएनए सिंथेसिस फेज। अगर बात करें तो इस फेज में क्या होता है? इसमें सेल का क्या होता है? शेप। इसमें सेल का क्या होता है? शेप क्या होता है? लार्ज होता है, बड़ा होता है। अब मान लीजिए सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन में यानी कि क्या, यहाँ पे एक सेल है, इसको डिवाइड करना है 2 सेल में, तो इसका जो अपना माइटोकॉन्ड्रिया एक हो गया, राइबोसोम हो गया या गोल्गी बॉडी हो गया, तो ये भी तो डिवाइड करेगा, इसका भी माइटोकॉन्ड्रिया डबल, ये भी डबल होगा। तो इसके डबल, ये जब डबल होगा तो सेल का साइज तो इंक्रीज होना चाहिए, तब तो ये इसमें आकर के एडजस्ट होगा। तो इसलिए क्या होता है? G1 फेज में क्या होता है? हमारा सेल का शेप जो है वो लार्ज होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हम लोग का S फेज। S फेज को क्या कहते हैं? डीएनए सिंथेसिस फेज, या फिर डीएनए सिंथेसिस फेज, या फिर S इक्वल टू सिंथेसिस फेज। तो इसलिए डीएनए सिंथेसिस फेज भी इसको कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो हमारे सेल में जो न्यूक्लिक एसिड में जो क्रोमोसोम है वो क्या होता है? इसमें डीएनए का नंबर क्या होता है? डीएनए या बोले तो क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? ये डबल होता है। ऐसे हम लोग यहाँ पे क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, इसको हम लोग इसको हम लोग क्रोमेटिड कहेंगे। बताते हैं कि डिफरेंस बिटवीन, एक होता है क्रोमोसोम, एक क्या होता है? क्रोमोसोम, और एक होता है क्रोमेटिड्स।
एक होता है क्रोमोसोम और एक होता है क्रोमेटिड्स। तो देखिए क्रोमेटिड्स क्या होता है, ये हमारा सेल है और सेल में क्या रहता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या रहता है हमारा बहुत सारा यहाँ पे डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड रहता है, ठीक। तो क्रोमेटिड्स जब डीएनए जो ये क्रोमेटिड्स है जब नॉर्मली इसमें कोई भी रिंकल या टेंगलिंग वगैरह सब कॉन्डेंस नहीं रहता है, तब ये क्या होता है, जैसे इस ये सुलझा हुआ है, कोई भी टेंगलिंग इसमें नहीं है, तो इसको क्रोमेटिड्स कहेंगे। और क्रोमोसोम किसको कहेंगे, ये हमारा सेल है, ये न्यूक्लियस है, और जब यही क्रोमेटिड्स आकर के आपस में एकदम उलझ करके कॉन्डेंस हो जाता है, ये इस तरीके से एकदम उलझ जाता है, तो इसको क्या कहेंगे, क्रोमेटिड्स। तो अगर यहाँ पे बात करें एस फेज में, तो एस फेज में हमारा डीएनए या फिर क्रोमोसोम, लेकिन जनरली हम लोग इसको क्या बोलेंगे, क्रोमेटिड्स। जब इसमें क्या होता है, डीएनए का नंबर या क्रोमेटिड्स का नंबर क्या होता है, इसमें डबल होता है, इसमें नंबर क्या होता है, इसका डबल होता है, ये किसमें, एस फेज में। और इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी बनता है। ऑब्वियस है, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, डीएनए आरएनए हिस्टोन प्रोटीन, तो वो भी क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन का भी, हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन सॉरी। तो यहाँ पे देख लिया हम लोग कि क्रोमोसोम और क्रोमेटिड्स में क्या डिफरेंस था। तो ये सुलझा हुआ है तो ये क्रोमेटिड्स है, और वही जब ये कॉन्डेंस हो जाता है तो ये क्या हो जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। और एस फेज में क्या है हमारा, कि एस फेज में डीएनए सिंथेसिस फेज, इसको सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रोमेटिड्स का नंबर ये क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होता है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट क्या, एस फेज। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट G2 फेज में। G2 फेज में क्या होता है, सेल ऑर्गेन, क्या होता है, सेल ऑर्गन क्या होता है, ये डिवाइड करता है। क्या करता है, डिवाइड। जैसे कि मान लीजिए ये सेल है, यहाँ तो न्यूक्लिक एसिड अपना डिवीजन करके यहाँ पे ये कर लिया, लेकिन यहाँ पे जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी तो डबल होगा ना, तो ये भी डबल होगा, तो इसमें सेल ऑर्गन क्या होता है, इसमें सेल ऑर्गन डिवीजन होता है, डिवीजन, ठीक। इसमें क्या होता है, डबल होता है, डबल, या फिर ये कहें कि इसमें डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन होता है। तो ये तो था हमारा क्या, इंटरफेज। तो इस फेज में हम लोग देखें कि इंटरफेज इसको 4 फेज में बांटे, G0, G1, S और G2 फेज, ठीक। G0 फेज में रेस्टिंग फेज होता है, यहाँ पे बस प्रिपेयर होता है, यहाँ पे क्या होता है, बस प्रिपेयर होता है, प्रिपेयर होता है सेल डिवीजन के लिए। G1 फेज में इसमें डीएनए सिंथेसिस का पहला फर्स्ट से पहले का फेज है, जिसमें कि मेनली क्या होता है, सेल का शेप ग्रोथ होता है। एस फेज में हमारा डीएनए फॉर्मेशन होता है, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, और G2 फेज में सेल ऑर्गन का डुप्लीकेशन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या, इंटरफेज। ये क्या है, इंटरफेज। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एम फेज में क्या होता है, ये देखिए। अब नेक्स्ट हम लोग इसका सेकंड पार्ट एम फेज देखेंगे, यानी कि माइटोटिक फेज। तो नेक्स्ट हमारा है माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज, माइटोटिक फेज क्या होता है, तो माइटोटिक फेज यानी कि माइटोसिस डिवीजन में माइटोटिक फेज क्या होता है, तो इसको हम लोग डिवाइड कर दिए हैं कितने फेज में, 2 फेज में। एक होता है कैरियोकाइनेसिस, एक होता है हमारा कैरियोकाइनेसिस, और एक होता है हमारा साइटोकाइनेसिस। इसमें क्या होता है हम लोग का, न्यूक्लियस डिवीजन होता है, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है हम लोग का, न्यूक्लियस डिवीजन होता है। और साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। एक यहाँ पे थोड़ा सा ये छूट गया कि सबसे G1 फेज में सबसे बड़ा फेज ये G1 फेज होता है, जो कि टोटल कितना घंटा का रहता है, टोटल 12 घंटा का रहता है, ठीक। ये टोटल 6 से 8 घंटा का आवर का रहता है। और ये G2 फेज सबसे छोटा, 3 से कितना घंटा का, 4 आवर का ये टाइम लेता है। तो इंटरफेज में सबसे लंबा फेज होता है G1 फेज, उसके बाद S फेज, उसके बाद G2 फेज होता है, ठीक। ये था। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आते हैं, थोड़ा सा उधर छूट गया था। तो अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि माइटोटिक फेज में 2 फेज होता है, कैरियोकाइनेसिस और एक साइटोकाइनेसिस। पहले होता है हमारा न्यूक्लियस डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवीजन। तो कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस डिवीजन, साइटोकाइनेसिस, साइटोप्लाज्म डिवीजन। अब हम लोग देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होता है। तो कैरियोकाइनेसिस फर्दर फिर से डिवाइड हो जाता है कितने फेज में, टोटल इसका 5 फेज है। कितना, 5 फेजेस। ये फेज एकदम सीक्वेंस में इसको याद रखना है, जैसे कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। जैसे कि फर्स्ट फेज है हमारा प्रो फेज, पहला क्या है, प्रो फेज। उसके बाद होता है हमारा मेटा फेज, उसके बाद होता है हमारा एनाफेज। सॉरी, यहाँ पे 4 फेज है, टोटल 4 फेज है, प्रो फेज, मेटाफेज, एनाफेज और क्या है, टेलो फेज। तो न्यूक्लियस डिवीजन टोटल कितना फेज का होता है, 4 फेज का। पहला है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। और जब टेलोफेज हो जाता है तब लास्ट क्या होता है हमारा, साइटोकाइनेसिस, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि ये इस फेज में क्या क्या होता है। तो सब इसी में हम लोग देख लेते हैं कि प्रोफेज को फिर से डिवाइड किए हैं, एक अर्ली और एक क्या है, लेट, यानी कि अर्ली प्रोफेज और क्या है, लेट प्रोफेज। और एक होता है हमारा अर्ली प्रोफेज। अब देखिए अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, हम लोग देखे थे कि एस फेज में क्या होता है हमारा क्रोमोसोम क्या होता है, उसका डुप्लीकेशन, क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेशन होता है। क्रोमेटिड्स का क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। यहाँ पे इस तरीके से देखे थे कि ये क्रोमोसोम क्रोमेटिड्स, जैसे यहाँ पे एस फेज है, यहाँ पे देखिए ये सेल है, एस फेज है, ये सेल, और ये सेल का न्यूक्लियस था। यहाँ पे क्या था, ये क्रोमेटिड्स पहले से प्रेजेंट था, अब ये था, ये क्या हो गया था, इसका डुप्लीकेशन हो गया। तो ये था एस फेज। तो अब आता है हम लोग, उसके बाद क्या हो गया था, G2 फेज में आया, जिसमें कि सेल ग्रोथ हुआ। अब प्रो फेज में क्या होता है, अब सेल के पास उसका डबल माइटोकॉन्ड्रिया भी है, राइबोसोम भी डबल हो गया, सारा चीज डबल हो गया। अब आता है न्यूक्लियस डिवीजन, जो कि मेनली न्यूक्लियस में ही जितना भी सारा चीज होगा ये न्यूक्लियस में ही होगा। तो ये क्या होता है, जो एस फेज में ये इसका डुप्लीकेशन हुआ था, वो क्या होता है, अब इसका कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉन्डेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। ये आपस में क्या होता है, कॉन्डेंस होने लगता है। तो अर्ली प्रो फेज में क्या होता है, कॉन्डेंस,
कॉन्डेंस्ड होना शुरू हो जाता है क्या, तो क्रोमेटिड्स। और जब हम लोग क्या बोलते हैं कि जब क्रोमेटिड्स कॉन्डेंस हो जाता है तब हम उसको नया नाम क्या देते हैं, क्रोमोजोम। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो क्रोमेटिड्स है उसका कॉन्डेंस होना शुरू हो जाता है। अब लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये हमारा सेल है, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है न्यूक्लियस है। तो अब क्या होता है, हम लोग सेल वाले पार्ट में पढ़े थे कि सेल में एक ऑर्गन रहता है, सेल ऑर्गन, जो कि सेल के डिवीजन में हेल्प करता है। और वो कौन सा ऑर्गन था हमारा, वो था हमारा सेंट्रियोल। सेंट्रियोल क्या करता है, इसका दो फंक्शन है, एक सीलिया और फ्लेजिला बनाता है, और क्या होता है सबसे मेन फंक्शन क्या है, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। क्या होता है, सेल डिवीजन में सेंट्रियोल का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि हम लोग देखे हैं कि फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जनरली हम लोग पढ़े कि स्पर्म और ओवम मिलकर के फ्यूज होता है और वो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। लेकिन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन स्पर्म के साथ साथ उसमें सेंट्रियोल भी, उसमें मेल का प्रोन्यूक्लियस भी रहता है और सेंट्रियोल भी रहता है। सो ओनली बिकॉज ऑफ दैट सेंट्रियोल जाइगोट क्या होता है, डिवाइड करते करते वो क्या होता है, ब्लास्टुला, फिर क्लेस्टुला, फिर क्या होता है, एम्ब्रायो, फिर फीटस में, और फिर लास्टली एक बेबी का फॉर्मेशन हो जाता है। तो सेंट्रियोल का मेन फंक्शन है क्या, सेल डिवीजन में। तो लेट प्रोफेज हम लोग बात कर रहे थे, लेट प्रोफेज में। तो लेट प्रोफेज में क्या होता है, ये जो सेंट्रियोल जो डिवाइड किया था, हर एक सेल में एक सेंट्रियोल होता है। तो जो 2 फेज में जो सेल ऑर्गन डिवाइड हुआ तो सेंट्रियोल भी क्या होता है, डिवीजन हो जाता है। तो ये सेंट्रियोल क्या है, ये है। अब क्या होता है, ये धीरे धीरे जो हम बताए थे, ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियस का क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है। तो इसमें क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस मेम्ब्रेन अब धीरे धीरे क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्या है, धीरे धीरे इस तरीके से यहाँ पे डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और ये इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, ये क्या है, हम लोग का एक सेल है और ये जो था हमारा सेंट्रियोल है, ये क्या है, सेंट्रियोल। और ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन था वो धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट, पूरे तरीके से डिसअपियर नहीं होता है लेकिन धीरे धीरे डिसअपियर होना स्टार्ट होता है। और क्या होता है इसमें, स्पिंडल फाइबर, ये इस तरीके से क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। अब ये क्रोमोसोम कहा गया, तो ये क्रोमोसोम क्या होता है, इस तरीके से, ये इस तरीके से यहाँ पे अटैच रहता है। क्या रहता है, ये अपना इधर का और ये इधर अटैच रहता है। स्पिंडल फाइबर की हेल्प से ये क्या रहता है, क्रोमोसोम अटैच होता है, ठीक सॉरी। अब है कि लेट प्रोफेज में हम लोग देख लिए कि लेट प्रोफेज में क्या हो रहा था। सबसे पहले देखें कि अर्ली प्रोफेज में क्या था कि हमारा क्रोमेटिड्स क्या होता है, कॉन्डेंस होना शुरू हो जाता है, जो कि क्रोमोसोम का फॉर्मेशन इसमें होता है। अब लेट प्रोफेज में क्या हो रहा था, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि क्या होता है, जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे जाता है। क्या होता है, सेंट्रियोल क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखें सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे, ये इधर एकदम ये इसके अपोजिट और ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट पोल पे जाता है, अपोजिट पोल पे जाता है। और ये कैसे होता है, तो यहाँ पे एक एस्ट्रल रे होता है। क्या होता है, एस्टर रे। ये एस्टर रे ही क्या होता है, एक फोर्स लगाता है, रिपल्सिव फोर्स, जो कि एक दूसरे को क्या होता है, अपोजिट पोल पे ले जाता है। तो यहाँ पे कौन सा रहता है, एस्टर रे की हेल्प से ये क्या होता है, सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाता है, ठीक। ये हो गया हम लोग का फर्स्ट। अब दूसरे में हम लोग देखें कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, यहाँ पे ये डिसअपियर, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। पूरे तरीके से डिसअपियर नहीं होता है, स्टार्ट डिसअपियरिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, नॉट कंप्लीटली तरीके से क्या होता है, यहाँ पे ये डिसअपियर नहीं होता है। फिर हम लोग तीसरे में देखें कि स्पिंडल फाइबर क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। स्पिंडल फाइबर क्या था, जो क्रोमोसोम को यहाँ पे ये क्या है, ये क्रोमोसोम को एक यहाँ पे प्लेट पे सजाने का काम करता है, ठीक। तो ये क्या है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और चौथे में हम लोग देखे थे ये क्रोमोसोम आपस में ये क्या है, सिस्टर क्रोम, जो यहाँ पे जो सेल डिवीजन हुआ था क्रोमोसोम का, ये जो डुप्लीकेशन हुआ था, ये एक्चुअल क्रोमोसोम है और ये क्या है, इसका डुप्लीकेशन है। तो इस दोनों को क्या कहेंगे, ये सिस्टर क्रोमोसोम। तो क्या है, सिस्टर क्रोमोसोम, या फिर इसको कहें तो होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, एक दूसरे से किससे अटैच होता है, साइनेप्स। तो ये क्या है, साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स से ये क्या करता है, इसको आपस में अटैच करना स्टार्ट कर देता है, ठीक। तो हम लोग क्या देखे अभी लेट प्रोफेज में कि लेट प्रोफेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल अपोजिट पोल पे जाता है, किसके हेल्प से, एस्ट्रल रे से जाना स्टार्ट हो जाता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीटली तरीके से अभी भी डिसअपियर नहीं होता है। फिर स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, फिर सिस्टर क्रोमेटिड जिसको कि होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं, जो साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स एक तरीके का केमिकल होता है, वो क्या होता है, एक दूसरे से अटैच होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये हम लोग देखें लेट प्रोफेज में। अब हम लोग आते हैं मेटाफेज में क्या होता है, तो ये देखिए मेटाफेज में क्या होता है। मेटाफेज में ये मान लीजिए एक सेल है और ये हमारा क्या है, फिर से न्यूक्लियस है। तो यहाँ पे हम लोग देखें
इस तरीके से। तो ये क्या होता है, अब कंप्लीटली तरीके से जो सेंट्रियोल है वो अपोजिट पोल पे चला जाता है विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रल रे। और जो है ये हम बना दिया ये न्यूक्लियस। ये क्या होगा अब इस समय, इस टाइम तो क्या है न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, लेकिन अब क्या होता है मेटाफेज में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन्स ओनली, यहाँ पे ये सेल रहेगा और यहाँ पे इसके अपोजिट पोल पे क्या है सेंट्रियोल है। और ये अब कंप्लीटली तरीके से जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और उसके बदले में यहाँ पे क्या आ जाता है हमारा स्पिंडल फाइबर। ये क्या है हमारा स्पिंडल फाइबर है और यहाँ पे जो क्रोमोसोम है एकदम बिल्कुल अभी भी अटैच है विद द हेल्प ऑफ किससे, साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स से ये क्या रहता है, अटैच रहता है। ठीक, तो मेटाफेज में क्या होता है, तो सबसे पहला हम लोग देखें कि न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होता है, कंप्लीटली क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो कंप्लीटली क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है। फिर सेकंड में हम लोग देखें कि ये जो क्या है क्रोमोसोम है वो एक प्लेट पे आकर के, इस प्लेट एक यूनिफॉर्म तरीके से एक प्लेट पे आकर के इकट्ठा हो जाता है, जिसको कि क्या हम लोग बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इक्विटोरियल प्लेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विटोरियल प्लेट पे आकर के, क्या पूछेगा कि इक्विटोरियल प्लेट पे सारा क्रोमोसोम किस फेज में आकर के जमा हो जाता है, तो वो क्या है हमारा मेटाफेज, जो कि किसका पार्ट है, कैरियोकाइनेसिस का पार्ट है। तो इक्विटोरियल प्लेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और अभी भी यहाँ क्या है, साइनेप्टिकल नोड से पूरे अच्छे तरीके से क्या होता है, ये क्रोमोसोम अटैच हो जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग आएंगे एनाफेज और फिर टेलोफेज के बाद। नेक्स्ट हमारा थर्ड फेज है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, फिर से हम लोग देखेंगे कि ये हमारा क्या है, सेल। ठीक, सेल यहाँ पे अपोजिट पोल पे विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रल रे, यहाँ पे सेंट्रियोल आया, ये स्पिंडल फाइबर बनाया और क्या है, ये इधर से भी स्पिंडल फाइबर बनाया और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन तो मेटाफेज में ही कंप्लीटली क्या हो गया था, डिसअपियर हो गया था। इसमें क्या होता है, अब जो क्रोमोसोम जो विद द हेल्प ऑफ साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स से अटैच था वो अब क्या होता है, हट जाता है, वो अब डी अटैच हो जाता है और जिससे कि जो सारा जो क्रोमोसोम था, जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, वो आपस में क्या होता है, सेपरेट हो जाता है इस तरीके से। ये इस तरीके का फेज है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम था, होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। और ये अटैच किससे था, साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स से। तो ये भी इसमें पूछ सकता है कि साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है, जिसके के कारण क्या हो जाता है, ये होमोलोगस या सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होता है, आपस में सेपरेट हो जाता है। और एनाफेज में ही अगर हम लोग इसमें क्रोमोसोम को देखें माइक्रोस्कोप से, तो इसमें एनाफेज में कोई ए, बी, सी या जे या एच अल्फाबेटिकल तरीके से ये दिखने लगता है, अल्फाबेटिक वे में ये क्या होने लगता है, शो करने लगता है। कब, जब हम लोग माइक्रोस्कोप से जब एनाफेज में देखेंगे तो इस तरीके से क्या होने लगता है, शो होने लगता है। तो ये तो हो गया हम लोग का एनाफेज। अब फोर्थ हम लोग का और लास्ट जो कैरियोकाइनेसिस का लास्ट फेज है हमारा, वो क्या है, टेलोफेज। वो क्या है हमारा, टेलोफेज। अब देखेंगे हम लोग टेलोफेज में क्या होता है कि ये क्या है, जस्ट अपोजिट किसके हैं, हमारे प्रोफेज के हैं। हमारा प्रोफेज का जस्ट अपोजिट है क्या, टेलोफेज। अब देखेंगे कि टेलोफेज में क्या होता है, तो फिर से अगेन ये क्या होता है, अब सेल इस तरीके से होने लगता है, क्योंकि ये देखिए ये अब क्या है, इस तरीके से सेल यहाँ इस तरीके से बन जाता है। ये क्या था, जस्ट अपोजिट था। प्रोफेज में क्या हो रहा था, वो कंडेंस होकर के क्या होता है, क्रोमेटिड्स अब क्रोमोसोम बनाता है। अब इसमें क्या होता है, ये जो हुआ था ये अब सेपरेट हो जाता है। ये क्या था, ये अब फिर से क्या होता है, क्रोमेटिड्स बन जाता है इस तरीके से। और ये सेल आपस में, जैसे कि ये सेल है वो बीचों बीच आकर के, इसको सेल है मान लीजिए, ये पूरा सेल है, इसको दो होने के लिए क्या है, ये बीचों बीच आकर के धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ पे ये क्या बनाता है, क्लीवेज फ्लूइडो बनाता है, जिसके कारण अब सेल आपस में क्या होने लगता है, बीच से इस तरीके से फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये आपस में सेपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्लीवेज फ्लूइडो बना। ठीक, अब क्लीवेज फ्लूइडो बनना स्टार्ट होता है। तो अब इसमें देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो अब इसमें फिर से क्या होता है, ये क्रोमेटिड्स बन जाता है और क्लीवेज फ्लूइडो का फॉर्मेशन होता है। ठीक, क्लीवेज फ्लूइडो का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट है हम लोग का, ये फोर्थ टेलोफेज हो गया। अब हम लोग का सेकंड उसका फेज है क्या, ये क्या है, साइटोकाइनेसिस क्या होता है, इसमें क्या हुआ हम लोग का, टेलोफेज में क्लीवेज फ्लूइडो बना। अब फाइनली साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। ये इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे ये अटैच हो गया, ये साइटोप्लाज्म का इस तरीके से, ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन, इसका अपना न्यूक्लियस और इसका भी अपना न्यूक्लियस। इस तरीके से क्या हो गया हम लोग का, एक क्या है, ये मदर सेल। ये क्या है, मदर सेल, जिसमें कि क्रोमोसोम का नंबर 2n है, जिससे कि कितना आया, एक ये आया और एक क्या आया, ये आया। ठीक, जिससे कितना, ये भी 2n है और ये भी 2n है, तो इससे कितना बना हम लोग का, 2 सेल का फॉर्मेशन हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट क्या है हम लोग का माइटोसिस फेज। एक बार फिर से रिव्यू दे दे।
तो आज हम लोगों ने पढ़ा सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का पर्पस क्या है, तो कोई भी इंजरी है उसको रिपेयर करना, ग्रोथ या डेवलपमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए क्या है, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि जब सेल डिवाइड होता है तो क्या होता है, एक सेल से 2 सेल या फिर 4 सेल बनता है, ठीक। तो उसके बाद है सबसे पहले अगर सेल डिवीजन को जानने के लिए हम लोग देखेंगे कि हमारे बॉडी में कितने टाइप के सेल हैं। तो मेनली हमारे बॉडी में 2 टाइप के सेल हैं, एक सोमेटिक सेल और एक गैमेटिक सेल। हमारे बॉडी में जितना भी सेल है सारा सोमेटिक सेल है, एक्सेप्ट क्या, जितना भी जो मेल में स्पर्म है वो गैमेटिक सेल है और जो गैमेट्स होता है और फीमेल का जो ओवम है वो गैमेटिक सेल। बाद बाकी हमारे बॉडी का जितना भी सेल है वो क्या है, सोमेटिक सेल है। जैसे हिपैटिक सेल, कुफर सेल लंग्स में प्रेजेंट है, कार्डियक सेल हार्ट में, न्यूरॉन सेल ब्रेन में। और सोमेटिक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम लोग टाइप ऑफ सेल डिवीजन। अब हम लोग देखें कि टाइप ऑफ सेल डिवीजन कितना होता है। तो माइटोसिस डिवीजन 2 टाइप का होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में सेल भी 2 टाइप का है, एक सोमेटिक और गैमेटिक। उसी बेसिस पे माइटोसिस डिवीजन जितना भी सोमेटिक सेल है वो किससे डिवीजन होता है, वो माइटोसिस डिवीजन से डिवीजन होता है। और जितना भी हमारे बॉडी में गैमेटिक सेल है, फीमेल में ओवम और मेल में स्पर्म, वो किस प्रोसेस से, वो मियोसिस डिवीजन से क्या होता है, डिवीजन होता है। मियोसिस डिवीजन को गैमेटिक सेल डिवीजन, डायरेक्ट सेल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। और क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, इसलिए रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसको रिडक्शनल डिवीजन और इसको सोमेटिक सेल डिवीजन और इनडायरेक्ट डिवीजन इसमें बोलते हैं। और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n है और डिवीजन के बाद भी क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n ही रहता है। फिर हम लोग देखें कि माइटोसिस फेज के बारे में हम लोग देखें कि माइटोसिस फेज में 2 फेज होता है। 2 फेज में जाकर के ये क्या होता है, सेल डिवाइड करता है। पहला होता है इंटरफेज, दूसरा होता है एम फेज। इंटरफेज को प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं और एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहते हैं। तो इन ह्यूमन बॉडी माइटोसिस डिवीजन होने में यानी कि एक सोमेटिक सेल को डिवाइड होने में 24 घंटे का समय लगता है, जिसमें कि 23 घंटा सेट क्या ले लेता है, इंटरफेज, और 1 आवर क्या ले लेता है, माइटोसिस फेज। इंटरफेज इसका 4 फेज है। जी नॉट फेज, जिसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, इसमें सेल आकर के इसमें सेल स्टार्ट होता है, वेदर इसको सेल डिवीजन करना है या फिर नहीं करना है, वो इसमें डिसीजन ही लेना होता है। अगर इसका मन किया तो ये चला भी जाता है, अगर मन किया तो ये आगे भी चला जाता है, ठीक, डिपेंड ऑन सिचुएशन। उसके बाद है G1 फेज, जिसको कि प्री डीएनए सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, क्योंकि इस समय डीएनए का या क्रोमोसोम का फॉर्मेशन नहीं हुआ था। नेक्स्ट हमारा एस फेज, जो कि 6 से 8 घंटे का था, जिसमें कि डीएनए हमारा सिंथेसिस फेज हो रहा था, इसलिए इसको एस सिंथेसिस फेज भी कहते हैं, जिसमें क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है, डबल होता है। G2 फेज में सेल ऑर्गन क्या होता है, डिवाइड होता है। फिर हम लोग देखें कि माइटोसिस यानी कि इंटरफेज देख लिया, और एम फेज जिसको कि माइटोटिक फेज भी कहते हैं, वो 2 फेज में डिवाइड होता है। फर्स्ट कैरियोकाइनेसिस, सेकंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवीजन होता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। न्यूक्लियस डिवीजन 4 फेज में होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज 2 फेज में होता है, अर्ली फेज, लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, जो एस फेज में हमारा क्रोमोसोम जो डुप्लीकेट हुआ था वो अब क्या होता है, इसका कंडेंस होना क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। और लेट प्रोफेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल, जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, वो अपोजिट पोल पे जाने लगता है ड्यू टू हेल्प ऑफ एस्ट्रल रे। यहाँ पे जो एस्ट्रल रे है उसके हेल्प से अपोजिट पोल पे जाने लगता है और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या होता है, डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। कंप्लीटली तरीके से डिसअपियर नहीं होता है, लेकिन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है। और क्या होता है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होना, ये जो स्पिंडल फाइबर इसका फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और सिस्टर क्रोमेटिड्स, जिसको कि होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं, वो क्या होता है, साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स से क्या होता है, एक टाइप ऑफ केमिकल होता है जो कि क्या होता है, अटैच होना शुरू हो जाता है। ये देखिए, उसके बाद हम लोग देखें मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि सेल जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है और साइनेप्टिकल जो कॉम्प्लेक्स है उससे जो क्रोमोसोम है एकदम मजबूत तरीके से क्या होता है, अटैच हो जाता है। उसके बाद देखें कि इस तरीके से क्या होता है, एक प्लेट का फॉर्मेशन होता है मेटाफेज में, जिसको कि इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग एनाफेज में देखें कि होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो मेटाफेज में इक्वेटोरियल प्लेट पे एक जमा होता है, जो कि दोनों अटैच था। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि इसमें साइनेप्टिकल कॉम्प्लेक्स डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए होमोलोगस क्रोमोसोम भी क्या होता है, डिसेपरेट आपस में हो जाता है। और अगर इसको माइक्रोस्कोप से इस टाइम देखें इस फेज को, तो इसमें क्रोमोसोम ABCDHIJ के अल्फाबेटिकल लेटर के रूप में वो दिखता है। उसके बाद टेलोफेज में देखें कि ये जस्ट अपोजिट होता है किसके, प्रोफेज के, जिसमें कि क्या होता है, जो प्रोफेज में क्रोमोसोम जो क्रोमेटिड्स कंडेंस होना स्टार्ट हो जाता है, इसमें डिकॉन्डेंस होना स्टार्ट होता है और ये क्या होता है, क्लीवेज फ्लूइड बनता है, जो कि आपस में सेल को क्या होता है, इस तरीके से धीरे करके ये आपस में यहाँ पे इस तरीके से अटैच हो जाएगा। और बाद जो साइटोकाइनेसिस है, इसमें फाइनली 2 सेल का क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। इस तरीके से हमारा माइटोसिस फेज कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मियोसिस डिवीजन कैसे होता है, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मियोसिस डिवीजन देखेंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो या फिर मैं अपनी वीडियो को कैसे इंप्रूव कर सकती हूँ, कोई टिप्स है, तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। राधे राधे, हर हर महादेव।